हे हेलो वेलकम टू केमिस्ट्री एंड टूल। सो अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, प्लीज़ बेल आइकन बटन को दबा देना ताकि जब भी मैं नया कोई वीडियो अपलोड करूं आप तक नोटिफिकेशन आ जाए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो जाते जाते वीडियो को लाइक जरूर कर देना। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो के साथ। हे हेलो एवरीवन। सो इस पर्टिकुलर वीडियो में हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि अगर हमारे पास एक डी ब्लॉक एलिमेंट है, स्पेशली जब हम बात करते हैं 3D एलिमेंट्स की, स्पेशली हम 3D एलिमेंट्स की बात करेंगे, तो अगर उसके पास एक ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स वो बनाता है जिसके पास अगर उसके पास एक सिक्स लिगेंड्स अगर उसके आसपास प्रेजेंट है, तो वो उसकी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम कैसा होगा, उसका एमओटी डायग्राम कैसा होगा। देखिए, इसके लिए सबसे पहले आपको ये पता होना बहुत ज़रूरी है कि आपके पास जो डी ऑर्बिटल्स होती हैं वो डी ऑर्बिटल्स के शेप कितने होते हैं। मतलब हमारे पास जो डी ऑर्बिटल्स होती हैं वो 5 डी ऑर्बिटल्स होती हैं, अगर हम सबको पता है 1 2 3 4 5, जिसमें एक होती है डी एक्स वाई, एक होती है डी वाई जेड, एक होती है डी एक्स जेड। ये जो 3 ऑर्बिटल्स होती हैं ये इन बिटवीन एक्सेस होती हैं, दे आर इन बिटवीन एक्सेस, ठीक है। और हमारे पास जो एक ऑर्बिटल होती है जिसको कहा जाता है डी जेड स्क्वायर, और एक ऑर्बिटल जो हमारे पास होती है जिसको कहा जाता है डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जिसको हम कहते हैं, बोलते समय डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बोलते हैं उसको। ये जो ऑर्बिटल्स होती हैं ये हमारी ऑन एक्सेस होती हैं, ठीक है, ऑन एक्सेस, या जिनको हम एक्सियल ऑर्बिटल्स कहते हैं। अब होता ये है कि जब भी हमारे पास कोई मेटल होता है, उस मेटल के आसपास आप अगर नोटिस करें किसी भी, स्पेशली अगर मैं बात कर रहा हूँ 3D सीरीज़ के एक एलिमेंट की, ठीक है, तो उसका एक जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर मैं देखूं तो उसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में आता है 3D, फिर उसके बाद आता है 4s, और उसके बाद आता है 4p। जनरली 4p खाली पड़ा होता है, 4s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और 3D के अंदर डिपेंड करता है 1 से लेकर 10 तक कितने भी इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। बट अगर मैं बात करूँ मेटल अगर मेरा +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो जो 4s का इलेक्ट्रॉन है वो वहाँ से निकल जाता है, तो मेरे पास जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बचती है +2 ऑक्सीडेशन स्टेट की, जो कि सबसे कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो जाएगी 1 से लेकर 10 तक 4s0 एंड 4p0। यहाँ पे आपका जो 4s का इलेक्ट्रॉन होता है, तो वहाँ पे 4s में इलेक्ट्रॉन होगा कि नहीं होगा वो डिपेंड करता है कि मेटल आपका कितने ऑक्सीडेशन स्टेट में है, इज इट इन +1 ऑक्सीडेशन स्टेट, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, या किस ऑक्सीडेशन स्टेट में। जनरली अगर हम बात करें मेटल के पास, तो मेटल की जो, जब भी मेरे मेटल के पास 6 लिगेंड्स आके अटैक करते हैं, 6 अलग अलग एरिया से, जब वो 6 अलग अलग डायरेक्शन से अटैक करते हैं, तो सबसे पहला या सबसे ज़्यादा असर जिन ऑर्बिटल्स पे उन लिगेंड्स का पड़ता है वो आपकी होती है 4s ऑर्बिटल, और वो आपकी होती है 4p ऑर्बिटल। तो सबसे ज़्यादा असर जो पड़ता है वो होता है 4s ऑर्बिटल का, और वो होता है 4p ऑर्बिटल का, और उसके बाद जो असर पड़ता है वो होता है 3D ऑर्बिटल का। अब क्वेश्चन ये उठता है, देखिए 4p ऑर्बिटल्स की अगर हमको तीनों ऑर्बिटल को समझना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे 3D ऑर्बिटल है, हमारे पास 4s ऑर्बिटल है, और हमारे पास 4p ऑर्बिटल है। अब होता ये है कि जब लिगेंड मेरे सामने आके अटैक करना स्टार्ट करेगा, p ऑर्बिटल जो होती हैं वो ऑन एक्सेस होती हैं, यानी तीनों की ऑर्बिटल, मान लेते हैं कि ये आपकी z एक्सेस है, ठीक है, दिस इज योर z एक्सेस, दिस वन इज़ योर x एक्सेस, ये आपकी एक x एक्सेस है, एंड दिस वन इज़ योर y एक्सेस, ये आपकी y एक्सेस है, ठीक है, x एक्सेस, y एक्सेस एंड z एक्सेस। अब हमारा जो p ऑर्बिटल होता है 4p ऑर्बिटल, वो px, पी वाई और पी जेड होता है, यानी पी ऑर्बिटल तीनों एक्सेस पे प्रेजेंट होता है। तो मतलब जब उसके सामने लिगेंड आएगा, जब एक लिगेंड आता है और अगर वो पी ऑर्बिटल के साथ इंटरेक्ट करता है, तो ऑब्वियस ही बात है वो पी ऑर्बिटल उसको तीनों एक्सेस पे मिलेगा, मतलब पी ऑर्बिटल पे डायरेक्ट इंटरेक्शन होता है 6 के 6 लिगेंड का। फिर बात करते हैं 4s ऑर्बिटल की। 4s ऑर्बिटल का जो शेप होता है वो हमको सबको पता है स्फेरिकल होता है। स्फेरिकल ऑर्बिटल वो होती है जो हर डायरेक्शन में प्रेजेंट होती है, इट इज़ प्रेजेंट इन एवरी डायरेक्शन। तो जब मेरा लिगेंड किसी भी डायरेक्शन से आए, फ़र्क नहीं पड़ता, अगर वो 4s के साथ इंटरेक्ट करेगा तो उसका डायरेक्शन मैटर नहीं करता, फिर वो किसी भी डायरेक्शन में आ रहा हो वो 4s ऑर्बिटल के साथ इंटरेक्ट करेगा। जब बात करते हैं हम 3D ऑर्बिटल की, 3D ऑर्बिटल्स को मैं डिवाइड कर सकता हूँ 2 सेट में। सबसे पहली वो ऑर्बिटल्स होती हैं जिनको मैंने ऑलरेडी आपको बता दी, ये 3 ऑर्बिटल जो यहाँ पे हैं, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी एक्स जेड, ये वो ऑर्बिटल्स हैं जो इन बिटवीन एक्सेस होती हैं, एक्सेस के बीच में होती हैं। और 2 ऑर्बिटल्स यहाँ पे ऐसी होती हैं जो ऑन एक्सेस होती हैं, यानी मेरी सबसे पहली ऑर्बिटल होती है डी जेड स्क्वायर, और फिर होती है डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो अब अगर मैं बात करूँ, तो अगर मेरे पास 6 लिगेंड आ रहे हैं तो 4p पे तो तीनों के तीनों ऑर्बिटल पे उनका असर पड़ेगा, 4s पे भी पूरे के पूरे पे उसका असर पड़ेगा। लेकिन जब मैं बात करता हूँ 3D की, तो 3D में वो कौन सी ऑर्बिटल्स हैं जिनके ऊपर इन लिगेंड्स का डायरेक्ट इंटरेक्शन होगा। क्योंकि अगर हम MOT का फंडा समझें तो MOT का फंडा मुझसे ये कहता है वन एटॉमिक ऑर्बिटल, अगर एक एटम का ऑर्बिटल है एटॉमिक ऑर्बिटल, प्लस 1 एटॉमिक ऑर्बिटल, एक एटॉमिक ऑर्बिटल, ठीक है, ये एटॉमिक ऑर्बिटल है, will give you 1 molecular orbital plus 1 molecular orbital, जिसको हम कहते हैं 1 + 1 gives you 1 + 1, एक बॉन्डिंग ऑर्बिटल होगा, एक एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल होगा। तो जब 2
ऑर्बिटल्स, दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स जब आके आपस में इंटरेक्ट करती हैं, वो एटॉमिक ऑर्बिटल हो सकती हैं या वो मॉलिक्यूल्स की ग्रुप ऑर्बिटल्स हो सकती हैं, पर अगर दो ऑर्बिटल्स आपस में एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करती हैं तो वो हमें दो ऑर्बिटल्स देती हैं। एक उसमें से बॉन्डिंग ऑर्बिटल होती है और एक उसमें से एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल होती है। पर जो ऑर्बिटल इंटरेक्ट ही नहीं करती वो नॉन बॉन्डिंग कहलाती है। तो हमारे पास तीन टाइप की ऑर्बिटल्स आती है, एक जिनको हम कहते हैं बॉन्डिंग, एक जिनको हम कहते हैं एंटी बॉन्डिंग, ठीक है, एंटी बॉन्डिंग, और एक हमारे पास आती है नॉन बॉन्डिंग। बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स आती है जब आपके पास इंटरेक्शन होता है, जब आपके पास एक एटॉमिक ऑर्बिटल प्लस वन एटॉमिक ऑर्बिटल आती है। जरूरी नहीं हमेशा एटॉमिक ऑर्बिटल होगी, अगर आपके पास एक ग्रुप में कोई मॉलिक्यूल आ रहा है तो उसका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल भी हो सकता है, उसका एक ग्रुप ऑर्बिटल जिसको हम कहते हैं एक तरीके से, वो इंटरेक्ट करेगा। जैसे अगर मान लो कार्बन के पास 4 हाइड्रोजन मिलकर अटैक करते हैं तो चारों हाइड्रोजन की मिला के जो ऑर्बिटल बनती है हम उनको ग्रुप ऑर्बिटल्स कहते हैं, फिर वो कार्बन की ऑर्बिटल के साथ इंटरेक्ट करती हैं। सिमिलरली यहाँ पे अगर एक लिगेंड आ रहा है तो वो लिगेंड जरूरी नहीं हो कि मोनो एटॉमिक लिगेंड हो, वो पॉली एटॉमिक लिगेंड भी हो सकता है, ठीक है। नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स वो होती हैं जो इंटरेक्ट ही नहीं करती हैं। अब हमें यहाँ पे ये ढूंढना है वो कौन सी ऑर्बिटल्स हैं जो 6 लिगेंड के साथ इंटरेक्ट करेंगी। तो भाई सबसे पहले तो 4s हो गया, 4p का तीनों के तीनों हो गया। 3d में सिर्फ 2 ऑर्बिटल हैं जो मेरे लिगेंड के साथ इंटरेक्ट करेंगी। तो अब मेरे सिंपल क्वेश्चन का आंसर देना, बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग बनाने का काम कौन करेगा? 4p करेगा, 4s करेगा और 3d का dz² करेगा और dx²y² करेगा। ये जो 3 ऑर्बिटल्स हैं ये मेरे लिगेंड के साथ इंटरेक्ट ही नहीं करेंगी, लेकिन यहाँ एक कंडीशन है, लिगेंड ऐसा होना चाहिए, ऐसा लिगेंड होना चाहिए जिसका एक भी ऑर्बिटल, ध्यान से सुनना मेरे वर्ड को, मेरा लिगेंड ऐसा होना चाहिए जिसका एक भी ऑर्बिटल इन बिटवीन एक्सेस की ऑर्बिटल के साथ इंटरेक्ट करने लायक ना हो। मतलब हमारे पास जो लिगेंड आएगा उसके पास एक भी ऐसा ऑर्बिटल नहीं होना चाहिए जो पाई बॉन्ड बनाने की काबिलियत रखता हो। मतलब मेरा लिगेंड ऐसा हो जो सिर्फ हेड ऑन यानी ऑर्बिटल के साथ ऑर्बिटल वाला बॉन्ड बना सके। ये जो साइड वाला बॉन्ड होता है ना, जो हमने अल्केन अल्कीन में पढ़ा है, याद है हमने अल्केन अल्कीन में क्या पढ़ा है? कार्बन होता है, कार्बन होता है, एक सिग्मा ऑर्बिटल होती है, एक सिग्मा ऑर्बिटल होती है, एक परपेंडिकुलर ऑर्बिटल होती है। हाँ जी, तो ये जो ऑर्बिटल है ना इसको हम कहते हैं हेड ऑन यानी आमने सामने वाला सिग्मा बॉन्ड। पर ये जो बॉन्ड बनता है ना ये इसको हम कहते हैं पाई बॉन्ड, जो लेटरली बनता है और ये एक्सियली बनता है, ऑन एक्सेस बनता है। हमारे लिगेंड के पास ऐसी कोई ऑर्बिटल नहीं होनी चाहिए जो इस मेटल के इन ऑर्बिटल्स के साथ dxy, dyz, dxz के साथ इंटरेक्ट कर सके। हम ये अजम्पशन लेके चल रहे हैं फिलहाल के लिए, आने वाले टाइम में हम इस अजम्पशन को चेंज करेंगे। अब क्या होगा अगर उसके पास एक ऑर्बिटल हुई तो हम वो दूसरा सिचुएशन होगा, उसको मैं आने वाली वीडियो में अगले टाइम पढ़ाऊंगा कि अगर मेरे एक लिगेंड के पास अगर एक ऐसी ऑर्बिटल होती है जो इस ऑर्बिटल की सिमेट्री के साथ यानी जो dxz, yz वाली ऑर्बिटल्स होती है ना, तो इन बिटवीन एक्सेस वाली ऑर्बिटल्स होती हैं, उनके साथ अगर वो इंटरेक्ट कर ले तो वो बैक बॉन्डिंग करने में काम आती है। मैं हिंट दे के चले जाता हूँ वो कहाँ काम आती है। वो बैक बॉन्डिंग करने में, जिसको चार्ज ट्रांसफ़र कहते हैं, मेटल टू लिगेंड चार्ज ट्रांसफ़र या लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफ़र वाला जो फंडा होता है वो तभी होगा जब आपके पास एक ऐसा लिगेंड होगा जिसके पास ऐसी ऑर्बिटल्स होंगी जो मेरे मेटल के उन ऑर्बिटल्स के साथ इंटरेक्ट करेंगी जो इन बिटवीन एक्सेस लाई करती हैं। यानी मेरे लिगेंड के पास ऐसी ऑर्बिटल्स होनी चाहिए जिनको हम एक नाम दे देते हैं पाई ऑर्बिटल्स। क्या नाम दे देते हैं उनको? पाई ऑर्बिटल्स। क्योंकि जो आमने सामने वाली ऑर्बिटल्स होती हैं उनको हम नाम क्या देते हैं? सिग्मा ऑर्बिटल। जो लिगेंड सामने मेटल के साथ बॉन्ड बनाने में यूज़ करेगा उसको हम सिग्मा कहते हैं, और जो लेटरली अगर कोई ऑर्बिटल आती है उसको हम नाम क्या दे देते हैं? पाई ऑर्बिटल। ठीक है, तो अब ये याद रखना। तो फिलहाल हम अजम्पशन क्या लेके चल रहे हैं कि यहाँ पे कोई भी पाई ऑर्बिटल नहीं है। मेरा जो लिगेंड है वो सीधा साधा शरीफ इंसान है, उसके पास सिर्फ सिग्मा बॉन्ड बनाने की काबिलियत है, वो फिलहाल पाई बॉन्ड बनाने की काबिलियत नहीं रखता है। तो अब बताइए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम कैसा होगा। अब मेरा एक क्वेश्चन है, एस ऑर्बिटल एक ऐसी ऑर्बिटल होगी जो सबसे ज़्यादा ओवरलैप करेगी। क्यों सबसे ज़्यादा ओवरलैप करेगी? क्योंकि सर वो तो स्पेरिकल होगी ना, यहाँ पे वो स्पेरिकल होगी तो वो हर डायरेक्शन में सब लिगेंड्स के साथ इंटरेक्ट करेगी। तो सबसे लोवेस्ट एनर्जी की ऑर्बिटल जो बनेगी इंटरेक्शन करने के बाद वो 4s ऑर्बिटल बनेगी, फिर 4p ऑर्बिटल आएगी और बाद में ये वाली ऑर्बिटल्स आएंगी जो ऑन एक्सेस यानी dz² ऑर्बिटल के बारे में आपको पता होगा, दिस इज योर dz² ऑर्बिटल। और dx²y² ऑर्बिटल जो होती है वो ये होती है। मुझे लगता है एक बच्चा जो मुझे भी देख रहा होगा उसको डी ऑर्बिटल्स के बारे में तो एटलीस्ट पता होगा, अगर नहीं पता होगा तो आई रिक्वेस्ट यू पीपल कि मेरे चैनल पे जाके ज़रा सर्च करना डी ऑर्बिटल के डायग्राम्स के बारे में। और अगर मेरे चैनल पे नहीं मिलता है तो किसी तो चैनल पे सर्च करो या गूगल पे एटलीस्ट सर्च करो और पता करने की कोशिश करो डी ऑर्बिटल्स के डायग्राम कैसे दिखते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कि इनका स्प्लिटिंग कैसे होगा। देखिए मेरे पास डी ऑर्बिटल है 3D,
जो कि अंदर की तरफ होगी, मेरे पास 4s ऑर्बिटल होगी और मेरे पास 4p ऑर्बिटल होगी। देखो 4s और 4p ऑर्बिटल वो होंगी जो सबसे ज़्यादा ओवरलैप करेंगी मेरे लिगेंड्स के साथ, सबसे ज़्यादा इंटरेक्शन करने वाली हैं। तो ये एक ऑर्बिटल जो होगी वो बॉन्डिंग ऑर्बिटल बनाएगी और एक ऑर्बिटल एंटी बॉन्डिंग बनाएगी, ठीक है। तो 4s ऑर्बिटल ने, देखो मैंने पहले ही कहा था 4s ऑर्बिटल सबसे ज़्यादा ओवरलैप करेगी क्योंकि स्पेरिकल नेचर है, 6 के 6 लिगेंड्स के साथ इंटरेक्ट करने की काबिलियत रखती है। एक ऑर्बिटल 6 के 6 लिगेंड के साथ इंटरेक्ट कर रही है। पी में अगर तुम बात करो, पी में तो एक ऑर्बिटल जो एक्स वाली होगी वो सिर्फ उन्हीं ऑर्बिटल्स के साथ, उन्हीं लिगेंड्स के साथ इंटरेक्ट करेगी जो एक्स एक्सेस पे लाई करेंगे। वाई ऑर्बिटल जो होगी वो उन्हीं लिगेंड्स के साथ इंटरेक्ट करेगी जो वाई एक्सेस पे होंगे, और जेड ऑर्बिटल सिर्फ उन्हीं लिगेंड्स के साथ इंटरेक्ट करेगी जो जेड एक्सेस पे होंगे। लेकिन एस 6 के 6 लिगेंड्स के साथ इंटरेक्ट करने वाली है। तो हम क्या कहेंगे कि ये ऑर्बिटल जो होगी 4s ऑर्बिटल वो लोवेस्ट एनर्जी भी बनाएगी और उसके अलावा उसकी एनर्जी बढ़ने वाली है, और वो क्या बनाएगी, एक हाई एनर्जी बनाएगी, एक बॉन्डिंग बनाएगी और एक क्या बनाएगी, एंटी बॉन्डिंग बनाएगी। तो ये बॉन्डिंग ऑर्बिटल बन गई लो एनर्जी की और ये एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल बन गई हाई एनर्जी की। अब बात करते हैं 4p ऑर्बिटल की। अब 4p ऑर्बिटल जो होती है वो भी स्प्लिट हो जाएगी, किसमें स्प्लिट हो जाएगी, वो एंटी बॉन्डिंग बनाएगी और वो क्या बनाएगी, बॉन्डिंग, ठीक है। पर p ऑर्बिटल का बॉन्डिंग उतना स्ट्रॉन्ग नहीं होगा जितना 4s का होता है। रीज़न ये होता है क्योंकि 4s स्पेरिकल है, एक ही ऑर्बिटल 6 के 6 लिगेंड के साथ बन रही है। दिस विल बी योर डायग्राम। यहाँ तक समझ में आया। अब उसके बाद बचता है 3D ऑर्बिटल। देखो 3D ऑर्बिटल में 3D में 5 ऑर्बिटल्स होती हैं। 5 में से सिर्फ 2 ऑर्बिटल्स होंगी जो मेरे लिगेंड के साथ इंटरेक्ट करेंगी, और वो 2 ऑर्बिटल्स वो होंगी जो ऑन एक्सेस लाई करती हैं, और वो 2 ही ऑर्बिटल हैं, dz² और dx² y²। तो यहाँ पर अब मेरे पास 2 ऑर्बिटल्स होंगी जो हाई एनर्जी की बन जाएंगी और वो 2 ऑर्बिटल लो एनर्जी की बन जाएंगी, यानी क्या बना लेंगी, बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग बना लेगी। और यहाँ पर मेरे पास 3 ऑर्बिटल्स ऐसी पड़ी होंगी जो लिगेंड के साथ इंटरेक्ट नहीं करेंगी। कंडीशन ये है, देखो ये जो 3 ऑर्बिटल्स है ना, ये भी इंटरेक्ट करती हैं, लेकिन ये इंटरेक्ट तभी करेंगी जब उसके सामने मेरे लिगेंड के पास ऐसी कोई ऑर्बिटल होनी चाहिए जो इसके साथ पाई बॉन्ड बनाने की काबिलियत रखती हो। ऐसे पाई बॉन्ड बनाने के लिए, बॉन्ड बनाने के लिए, इंटरेक्शन करने के लिए जगह होनी चाहिए। आई होप आप समझ पा रहे हो इस चीज़ को। मैं अभी तक सिर्फ उन लिगेंड्स की बात कर रहा हूँ जिनके पास ये नहीं होती हैं ऑर्बिटल। जिनके पास ये ऑर्बिटल्स होंगी उसमें इनका भी इंटरेक्शन होगा, वो हम सिचुएशन बाद में पढ़ेंगे, दैट विल बी अनदर सिचुएशन। फिलहाल हम अजम्पशन मान के चल रहे हैं कि हमारा जो लिगेंड है वो बड़ा शरीफ लिगेंड है जिसके पास सिर्फ सिग्मा ऑर्बिटल है और कोई ऑर्बिटल उसके पास नहीं है, उसके पास कोई पाई ऑर्बिटल नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर अब ये जो 3 ऑर्बिटल हैं ये नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल कहलाएंगी। तो आई हैव गॉट अ नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल, आई हैव गॉट एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स, आई हैव गॉट बॉन्डिंग ऑर्बिटल। अब आते हैं नाम के ऊपर। देखो सिमेट्री में और स्पेक्ट्रोस्कोपी में हम एक चीज़ पढ़ते हैं, और वो चीज़ हम ये पढ़ते हैं कि अगर मेरे पास एक सिंगल ऑर्बिटल है तो हम उसको हमेशा नाम देते हैं ए। अगर मेरे पास 2 ऑर्बिटल्स हैं जो इक्वल एनर्जी की हैं तो हम उसको नाम देते हैं ई। अगर हमारे पास 3 ऑर्बिटल्स हैं जो इक्वल एनर्जी की हैं तो हम उसको नाम दे देते हैं टी। तो ट्रिपली डीजनरेटेड, डबली डीजनरेटेड, सिंगल डीजनरेटेड। डीजनरेशन का मतलब होता है, डीजनरेसी का मतलब होता है इक्वल एनर्जी वाली कितनी है वहाँ पे। तो हमारे पास 3 ऑर्बिटल हैं जिनकी एनर्जी इक्वल है, 2 ऑर्बिटल हैं जिनकी एनर्जी इक्वल है, एक ऑर्बिटल है जिसकी एनर्जी इक्वल है। अब दूसरी बड़ी क्वेश्चन, देखो मैं यहाँ पे इस चीज़ को इरेज कर रहा हूँ। जरा आप अगर शेप समझने की कोशिश करो, हमारा जो एस ऑर्बिटल होता है वो स्पेरिकल होता है। मतलब अगर मैं उसका शेप बनाऊँ एस ऑर्बिटल का, तो एस ऑर्बिटल को तीनों एक्सेस में अगर बनाऊं तो वो स्पेरिकल होता है इस तरीके से, और पूरे एस ऑर्बिटल पे हर जगह हम पॉजिटिव चार्ज मान के चलते हैं, ठीक है। पी ऑर्बिटल का अगर मैं शेप बनाऊं, जैसे मान लेते हैं मैं पी एक्स ऑर्बिटल की बात कर रहा हूँ, पी एक्स ऑर्बिटल हमारी इस तरीके से बनती है, इसमें एक लोब को हम पॉजिटिव कहते हैं, दूसरे लोब को हम नेगेटिव कहते हैं। अब अगर मैं डी ऑर्बिटल की बात करूँ, मान लीजिए हम एक ऑर्बिटल ले लेते हैं डी एक्स वाई ऑर्बिटल, ठीक है, डी एक्स वाई, तो ये मेरी एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस है, उनके बीच की ऑर्बिटल्स होती हैं ये इस तरीके से डी ऑर्बिटल्स, ठीक है। तो इनका लोब्स का साइन ऐसा होता है, ऑल्टरनेट होता है, मतलब अगर ये माइनस है तो ये प्लस होगा, फिर ये माइनस होगा तो ये क्या होगा, प्लस होगा। अब देखो एक रूल है जिसको हम कहते हैं जीरेंड और अनजीरेंड का रूल। मतलब अगर मैं एक ऑर्बिटल के लोब से स्टार्ट करूं और उसका इन्वर्जन सेंटर यानी जो सेंटर ऑफ सिमेट्री है उससे अपोजिट में जाऊं, और अगर मुझे सेम चार्ज मिलता है, इफ़ आई गेट अ सेम चार्ज, तो हम उन ऑर्बिटल को जीरेंड ऑर्बिटल कहते हैं, और हम उनके नीचे यानी हम उसके वहाँ पे लिखते हैं जी, दे आर जीरेंड ऑर्बिटल, ठीक है, जीरेंड। लेकिन अगर मैं एक साइन से निकल के दूसरे की तरफ जाता हूं और अगर मुझे अपोजिट साइन मिलता है तो हम उसको कहते हैं दे आर अनजीरेंड ऑर्बिटल। सिमिलरली अब मैं एस ऑर्बिटल को देखो तो हर जगह पॉजिटिव ही होता है, तो मैं किसी भी एक पर्टिकुलर पॉइंट से होते हुए अगर दूसरे पर्टिकुलर पॉइंट की तरफ जाऊं तो मुझे सेम चार्ज मिलेगा, तो एस ऑर्बिटल भी मेरी क्या कहलाएगी, जीरेंड ऑर्बिटल। तो याद रखना जो मेरी पी ऑर्बिटल्स होती हैं
जब मेरी p ऑर्बिटल्स होती हैं दे आर अनजीरेंड ऑर्बिटल्स। अनजीरेंड का मतलब होता है उनके सेंटर, उनके जब मैं सिमेट्री के टर्म्स में बात करता हूँ तो एक लोब से दूसरे लोब पे जाएंगे हम सेंटर ऑफ सिमेट्री से पास होते हुए, तो उनका साइन बदल जाता है, पॉजिटिव का नेगेटिव हो जाता है। यहाँ पे पॉजिटिव का पॉजिटिव रहता है, यहाँ पे नेगेटिव का नेगेटिव रहता है। तो अब हम एक काम करते हैं, पहले तो समझने की कोशिश करते हैं, ये एक सिंगल ऑर्बिटल है, एक सिंगल ऑर्बिटल है, ठीक है, तो हम उसको कहेंगे ए, क्योंकि हमने कहा क्या कहा, सिंगली डिजनरेटेड का नाम क्या आता है, ए आता है, और वो पहली सिंगल ऑर्बिटल जनरेटेड है तो उसका हमने नाम क्या रख दिया, A1G। जी स्टैंड फॉर जी स्टैंड फॉर जीरेंड। और हमने थोड़ी देर पहले देखा था जो एस ऑर्बिटल होती हैं दे आर जीरेंड ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल जो होती हैं दे आर अनजीरेंड ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल जो होती हैं दे आर ऑल्सो जीरेंड ऑर्बिटल्स, क्योंकि डी ऑर्बिटल का जो साइन होता है वो सेम रहता है। आप लोब्स में अगर एक डायरेक्शन से दूसरे डायरेक्शन में जाते हो थ्रू द सेंटर ऑफ सिमेट्री। ना ये ट्रिपली डिजनरेटेड ऑर्बिटल है, 3 ऑर्बिटल है तो इसलिए टी आ गया। अब देखो प्रॉब्लम यहाँ पे हो जाती है, ट्रिपली डिजनरेटेड ऑर्बिटल है, ऊपर से वो जीरेंड है, इसलिए हमने इसका नाम क्या रख दिया, टी जी। पर 1 क्यों रखा, क्योंकि देखो ट्रिपली डिजनरेटेड तो मेरे पास यहाँ पर भी है, ये भी ट्रिपली डिजनरेटेड है, पर ये ट्रिपली डिजनरेटेड कौन सी हैं, डी ऑर्बिटल हैं। कौन सी हैं, डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी एक्स जेड। और ये ट्रिपली डिजनरेटेड ऑर्बिटल कौन सी है, पी एक्स, पी वाई, पी जेड। तो सिंस सबसे पहले 4p ऊपर आ रहा है, हम एक काम करते हैं, इसको नाम रख देते हैं T1G, यानी ट्रिपली डिजनरेटेड ऑर्बिटल, दे आर जीरेंड ऑर्बिटल एंड दे बिलोंग टू 4p, ठीक है, ताकि कंफ्यूजन ना हो। उसके बाद हम आते हैं इन ऑर्बिटल्स के बाद, ये ईजी ऑर्बिटल है मेरे पास, इट्स ईजी ऑर्बिटल। वाई ईजी ऑर्बिटल, भाई डबली डिजनरेटेड है और उसके ऊपर से जीरेंड ऑर्बिटल्स हैं, तो हमने इसका नाम क्या रख दिया, ईजी ऑर्बिटल। अब बात करते हैं इनकी, दे आर ट्रिपली डिजनरेटेड। अब ट्रिपली डिजनरेटेड की प्रॉब्लम क्या होती है, ट्रिपली डिजनरेटेड तो नीचे भी थी पर वो p ऑर्बिटल्स थी, ये d ऑर्बिटल्स हैं, दे आर जीरेंड, वो क्या थी, ओके। एक और बड़ी यहाँ पे मिस्टेक मुझे लग रही है जो मैंने कर दी है, मुझे बताओ क्या मिस्टेक लग रही है, क्या यहाँ पे T1G नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा T1U अनजीरेंड, क्योंकि ये p ऑर्बिटल्स हैं और p ऑर्बिटल्स आर अनजीरेंड ऑर्बिटल्स, तो यहाँ पे इसको रेक्टिफाई कर लेना प्लीज, दे आर अनजीरेंड ऑर्बिटल्स। पर ये क्या होंगी, जीरेंड ऑर्बिटल्स होंगी, तो ये भी ट्रिपली डिजनरेटेड है, ये भी ट्रिपली डिजनरेटेड है, पर ये ट्रिपली डिजनरेटेड क्या है, अनजीरेंड ऑर्बिटल्स हैं, और ये ट्रिपली डिजनरेटेड क्या है, जीरेंड ऑर्बिटल्स है, क्योंकि ये किससे बिलोंग करती हैं, d से। इनमें सेंटर ऑफ सिमेट्री जो है उसके अक्रॉस अगर जाओगे तो सेम चार्ज मिलता है, इनके सेंटर ऑफ सिमेट्री के अक्रॉस अगर इन्वर्स होकर जाओगे, अपोजिट डायरेक्शन में जाओगे एक पॉइंट से लेके, तो वहाँ पे नेगेटिव चार्ज मिलता है, यानी अपोजिट चार्ज मिलता है, ठीक है। ये इजी, ये T2G। अब सेम साइन आप ऊपर रखोगे, अगर इसको A1G कह रहे हो तो ये A1G स्टार हो जाएगा, इसको ईजी कह रहे हो तो ये ईजी स्टार हो जाएगा, इसको T1U कह रहे हो तो ये T1U स्टार हो जाएगा। एंड दिस इज हाउ यू गेट द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम ऑफ योर D ब्लॉक एलिमेंट इन द प्रेजेंस ऑफ 6 लिगेंड्स। इसको रेक्टिफाई कर लेना, ये T1G नहीं है, ये T1U है, ठीक है। इनको हम कहेंगे बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स। ये आपकी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स हैं, ये आपकी एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स हैं, ये तीनों यहाँ पे, ये 2 3 2 5 और 1 6, ये 3 2 5 और 1 6, इनको बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स कहते हैं। अब मुझे एक बात बताइए, मान लीजिए अगर मेरे पास 6 लिगेंड चल के आ रहे हैं, तो 6 लिगेंड अपने साथ कितने 12 इलेक्ट्रॉन्स लेके आएंगे, 12 कौन से इलेक्ट्रॉन्स, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लेके आएंगे। तो वो जो 12 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कहाँ जाएंगे, क्योंकि कोई भी लिगेंड अगर आपके साथ बॉन्ड बनाने की कोशिश कर रहा है एज पर VBT, देखो एक और क्वेश्चन उठता है, मेटल और लिगेंड के बीच में कैसा इंटरेक्शन है, ये बड़ा कॉन्ट्राडिक्टरी है, वो आयोनिक इंटरेक्शन है कि वो कोवेलेंट इंटरेक्शन है, इसके ऊपर बड़ी बहस चली है, काफ़ी कुछ ESR स्पेक्ट्रा से हमें बहुत कुछ पता चला है। हम ये मान के चलते हैं कि मिक्सचर है, वो कोवेलेंट और आयोनिक का मिक्सचर है। तो अगर वो कोवेलेंट का मिक्सचर है तो 12 इलेक्ट्रॉन जो मेरा 6 लिगेंड लेके आएगा वो कहाँ जाएंगे, वो एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में जाएंगे कि बॉन्डिंग ऑर्बिटल में जाएंगे। भाई सीधी सी बात है, अगर कोई लिगेंड आ रहा है चल के आपके साथ बॉन्ड बनाने के लिए, तो वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को कहाँ भेजेगा, बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स में। तो ये 12 के 12 इलेक्ट्रॉन्स कहाँ चले जाते हैं, ये 12 के 12 इलेक्ट्रॉन्स आपके बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स में चले जाएंगे। और यहाँ पर ये बॉन्डिंग ऑर्बिटल जितनी भी आपकी हैं ये सब कहाँ यूज़ होती हैं, लिगेंड के इलेक्ट्रॉन्स को, लिगेंड इलेक्ट्रॉन्स को लेने के लिए, ओके। उसके बाद जो मेटल है, भाई 3D का अगर मेरे पास कोई मेटल हुआ होगा तो 3D में भी तो इलेक्ट्रॉन हुए होंगे ना, 3D में 1 2 3 4 5 6 10 तक, वो इलेक्ट्रॉन्स कहाँ जाएंगे, वो यहाँ से भरना स्टार्ट करेंगे और ऊपर तक भरते चले जाएंगे। मतलब वो इलेक्ट्रॉन जो मेटल के इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कभी बॉन्डिंग ऑर्बिटल ऑक्यूपाई नहीं करते हैं। अब जो T2G है जिसको हम नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल कहते हैं, और आपकी जो EG स्टार है इसके बीच के गैप को कहा जाता है ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग, डेल्टा ऑक्टाहेड्रल। ओ वाओ, ये ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट है जो आपने इससे पहले भी पढ़ा होगा। आपने इससे पहले देखा होगा कि हमने ये पढ़ा था कि 5 ऑर्बिटल जो होती हैं, 5 ऑर्बिटल्स वो स्प्लिट हो जाती हैं 3 सेट में, 3 ऑर्बिटल नीचे 2 ऑर्बिटल ऊपर। इसको हम कहते थे T2G ऑर्बिटल और इसको हम कहते थे EG ऑर्बिटल।
एक्चुअली में ये जो T2g ऑर्बिटल है ये नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल है जो यहाँ पर प्रेजेंट है, और ये जो आपकी Eg ऑर्बिटल है जिसको हम Eg लिखते थे, एक्चुअली में इट्स नथिंग बट Eg स्टार, दैट्स एन एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल। तो बॉन्डिंग, नॉन बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल के बीच का जो गैप होता है इसको डेल्टा ऑक्टाहेड्रल कहा जाता है। अगर ये गैप ज़्यादा है तो मेरे इलेक्ट्रॉन्स पैर करना पसंद करेंगे, तो वो लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। अगर ये गैप कम है तो मेरे इलेक्ट्रॉन जो है वो ऊपर जाके पैर करना स्टार्ट कर देंगे, तो मेरे जो ऊपर जाके फिल करना स्टार्ट कर देंगे, और जो मेरे इलेक्ट्रॉन्स हैं उस पर्टिकुलर केस में सिंगल सिंगल पहले भरेंगे और फिर यहाँ पे पैर करेंगे, उसमें हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाया जाता है, जिसको हम कहते हैं कि हमारा जो लिगेंड है वो वीक फील्ड लिगेंड है। समझ में आ रहा है? तो आपने जो अब तक पढ़ा है, जो आपने अब तक ये पढ़ा है ऑर्बिटल्स के बारे में क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग में, एक्चुअली वो जो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग का डायग्राम है उसमें जो 3 ऑर्बिटल आप नीचे देखते हो जहाँ पर आपके पास 6 लिगेंड आके अटैक कर चुके होते हैं, उसमें आपके पास T2g ऑर्बिटल होती है और ऊपर आपके पास Eg ऑर्बिटल होती है, और इस गैप को आप डेल्टा ऑक्टाहेड्रल का गैप कहते हो। सिमिलरली वो चीज़ हमने यहाँ रिप्रेजेंट करती है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम में, जिसको हम डेल्टा ऑक्टाहेड्रल कहेंगे। तो आई होप आपको ये डायग्राम समझ में आया होगा, काफ़ी आसान है, मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ, फंडा बड़ा याद रखना। 4s ऑर्बिटल सबसे ज़्यादा ओवरलैप करेगी, इसलिए उससे सबसे लो एनर्जी बनती है और हाई एनर्जी बनती है। p ऑर्बिटल जो होती है वो अनजीरेंड होती है, s ऑर्बिटल जीरेंड होती है, p ऑर्बिटल जो होती है अनजीरेंड होती है, और आपकी d ऑर्बिटल जो होती है वो भी जीरेंड होती है। तो p ऑर्बिटल 3 एंटी बॉन्डिंग, 3 बॉन्डिंग, डी ऑर्बिटल में से 2 जो हैं जो बॉन्ड बना रही हैं, जो इंटरेक्ट करेंगी, वो बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग बनाएंगी, और 3 ऑर्बिटल जो हैं वो सिंगली खड़ी रहेंगी, यानी वो किसी के साथ बॉन्ड नहीं बनाएंगी तब तक जब तक उनके लायक कोई ऑर्बिटल उस लिगेंड के पास ना हो। अगर लिगेंड के पास सिर्फ सिग्मा ऑर्बिटल है, सिर्फ सिग्मा ऑर्बिटल है जो डायरेक्ट हेड ऑन कोलिजन कर सकती है, तो ये 3 ऑर्बिटल उसके साथ इंटरेक्ट नहीं करेंगी, उस केस में ये क्या पड़ी रहेंगी, ये नॉन बॉन्डिंग पड़ी रहेंगी। लेकिन अगर लिगेंड के पास कोई पाई ऑर्बिटल अगर प्रेजेंट है, पाई ऑर्बिटल यानी जो एक्सेस के अगेंस्ट है, यानी इन बिटवीन एक्सेस है, वो पाई ऑर्बिटल इन ऑर्बिटल्स के साथ इंटरेक्ट करेंगी, उस केस में सिचुएशन बहुत अलग हो जाएगी, जिसको हम अगले वीडियो में, आने वाले कभी किसी वीडियो में देखेंगे कि वो कैसे होता है। टिल देन आई होप आपको ये डायग्राम समझ में आया होगा। प्लीज़ मेरी आपसे रिक्वेस्ट है इस डायग्राम को याद रखना। जो भी बच्चे CSIR नेट वगैरह की तैयारी कर रहे हैं, ये जैम के स्टूडेंट्स के लिए तो इंपॉर्टेंट खैर नहीं है इतना, पर जो बच्चे CSIR नेट गेट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहीं से। हमारा मेटल टू लिगेंड चार्ज ट्रांसफ़र और लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफ़र का जो फंडा होता है वो यहीं से बनना स्टार्ट होगा। अगर आपको ये चार्ज ट्रांसफ़र समझना है तो ये MOT, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम, MOD जिसको हम कहेंगे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम, इसको समझना बहुत ज़रूरी हो जाता है। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, और हो सके तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करो। जितना वीडियो को शेयर करोगे उतना ज़्यादा लोगों तक ये पहुँचेगा, उतने ज़्यादा लोगों को ये चीज़ें समझ में आएंगी। एंड प्लीज़ इस चीज़ में सेल्फिश मत बनना कि अगर मुझे समझ में आ गया तो मैं किसी और के साथ शेयर क्यों करूँ, क्योंकि नॉलेज शेयर करने से नॉलेज बढ़ती है। जैसे मैं आपके साथ अपनी नॉलेज शेयर कर रहा हूँ तो कहीं ना कहीं मुझे इससे मेरा फ़ायदा ही हो रहा है, कोई नुकसान नहीं हो रहा है। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।